तो गाइस आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 4 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हॉबिन ने वन पंच टीवी का भांडा फोड़ दिया था, यानी कि उनका सच सबके सामने ला गया था। और अब फाइट करने वाला होता है वन पंच टीवी के कैमरामैन, जिसका नाम होता है वैंगक। लेकिन पहले मुझे इसका नाम नहीं पता था, इसलिए इसको मैं टकला बोल रहा था, लेकिन अब से वैंगक बोलेंगे। दूसरी तरफ वन पंच टीवी की हान ग्योल, जिसने लगभग रूमी की जिंदगी बर्बाद कर दी होती है, उसको मजा चखाने के लिए आई होती है हमारी प्यारी ग्योल। और क्योंकि अब इन दोनों लड़कियों के नाम ग्योल है, तो जो हमारी ये प्यारी वाली ग्योल है, इसको मैं बत्तख कह के बुलाऊंगा, ताकि बार बार ग्योल ग्योल नाम सुन के आपको कंफ्यूजन ना हो। आज की वीडियो की शुरुआत में हम हॉबिन की फाइट से पहले का थोड़ा सा सीन देखते हैं, जहाँ पे स्नैपर और हॉबिन वैंगक के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें वैंगक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। इन्हें होंग मांगी से पता चल चुका होता है कि वैंगक एक प्रो बॉक्सर है, उसके बावजूद भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इनको बस इंफॉर्मेशन के नाम पे मिला होता है उसका एक सोशल मीडिया अकाउंट, और वहाँ पे भी उसने सिर्फ नेचर की फोटो अपलोड करी होती है, वो भी कुछ साल पुरानी होती है, तब से उसने वहाँ पे कुछ अपलोड नहीं करा। अब इन लोगों को ये तो पता चल चुका है कि इसको नेचर अच्छा लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, आखिर उससे ये करेंगे ही क्या। लेकिन वैंगक की जो नेचर वाली फोटो होती है, वो उनकी अपलोडिंग में एक बीच में 2 साल का गैप देखते हैं, यानी कि 2 साल तक कोई अपलोडिंग नहीं करी थी इसने। और इसी के बाद हॉबिन लोगों ने अपना मिशन बना लिया था कि इनको पता करना है उन 2 सालों में वैंगक कहाँ था और क्या कर रहा था। और प्रेजेंट मोमेंट तक हॉबिन ने वो इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है, और लाइव स्ट्रीम में अपनी ऑडियंस को सुनाते हुए वैंगक को चिल्ला के कहता है, ये इंसान 2 सालों तक जुवेनाइल प्रिजन में रहा है, और ये एक बॉक्सर है। ये बात ये अपनी दुनिया से इसलिए छुपा रहा था क्योंकि ये चुंगडे नाम की जुवेनाइल प्रिजन में था। और ये जो चुंगडे नाम की जगह है ना, यानी कि प्रिजन है, ये अपने आप में ही काफी ज्यादा बदनाम होता है। स्नैपर बताता है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मॉन्स्टर्स को तैयार करा जाता है, मॉन्स्टर्स को बॉक्सिंग सिखाई जाती है। वहाँ पे इंसान को बॉक्सिंग के मामले में ऐसा बना दिया जाता है कि वो दुनिया से अलग ही चमकता है, यानी कि काफी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और ये चुंगडे जुवेनाइल प्रिजन में वहाँ के कैदियों का रोज का काम होता है। रॉबिन बताता है ये बदनाम चुंगडे नाम की जुवेनाइल प्रिजन से तो है ही, साथ में ये वहाँ पे गया इसलिए था क्योंकि 2 साल पहले इसने अपने बाप को बहुत मारा था। ये सुन के तो ऑडियंस हैरानी हो जाती है कि आखिर अपने बाप को कौन मारता है, और वो भी इतना कि तुम्हें जेल में भेज दिया जाए। ये सारी बातें सुनने के बाद वैंगक कहता है, हाँ ये सब कुछ सच है, मैं ये सारी बातें छुपा रहा था, क्या तूने ये चीज अभी अभी नोटिस करी है। और अब ऑडियंस के लिए चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि हॉबिन अब एक उनके हिसाब से क्रिमिनल से फाइट कर रहा है, और क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक दुश्मन है, इसलिए हॉबिन दोबारा से सैम डैग की टीचिंग्स को फॉलो करता है। जब वैंगक उसके पास आ रहा होता है तो वो उसके सामने किसी गुरिल्ला की तरह जमीन में 4 टांगों में चलने लगता है, और चिल्ला के कहता है, तुझे क्या लगता है मैं एक बॉक्सर से नहीं जीत पाऊंगा। अब वक्त है हाउ टू फाइट की नई वीडियो का, जिसमें मैं बताऊंगा एक कॉमन इंसान किसी बॉक्सर से कैसे जीत सकता है। और सच में हॉबिन का हमेशा की तरह फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा अजीब होता है, क्योंकि सैम डैग हमेशा कुछ अतरंगी चीजें ही इसको सिखाता रहता है, लेकिन सैम डैग जो करता है सोच समझ के करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रूमी के घर का सीन, जहाँ पे बत्तख रूमी को खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है, और उसको खिलाते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना कोरियन लोगों को भी खाना खाने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो तुम मर जाओगी। इस समय रूमी चुपचाप से खाना खा रही होती है, इसलिए बत्तख अब यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रूमी उसको रोक के कहती है, क्या तुम थोड़ा और नहीं रुक सकती यहाँ पे। बत्तख रूमी को जवाब देती है, मुझसे अभी और बर्दाश्त नहीं होता। रूमी पूछती है, तुमसे क्या बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद हमें बत्तख के कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उसको कुछ लौंडे परेशान कर रहे होते हैं, और हमें उसकी आवाज आती है, मुझे बाहर निकलना पसंद नहीं, मुझे फाइट करना पसंद नहीं, क्योंकि उससे मुझे चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ किसी का कुत्ता बनाने। रूमी पीछे से चिल्लाती रह जाती है कि तो आखिर किसका कुत्ता बनाने जा रही है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देती और चले जाती है। और हम देखते हैं बत्तख की एक सेल्फ टॉट फाइटिंग की बुक, जिसमें मेरे ख्याल से उसने खुद से लिखा होगा कि किस किस तरीके से कैसे फाइट करी जाती है। लेकिन इसके बाद हम प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे बत्तख और हान ग्योल ने एक दूसरे के बाल पकड़ रखे होते हैं, और हान ग्योल बेचारी बत्तख के बालों का बहुत ज्यादा गंदा मजाक उड़ा रही होती है, बहुत ही गंदा बोल रही होती है, जैसे कि जो तेरे बाल है वो ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से निकाल के लगाए हैं सर पे। बत्तख भी वापसी में बच्चों की तरह जवाब दे देती है, ऐसा नहीं है, तेरे ही होंगे ऐसे। हान ग्योल कहती है, कुतिया मुझे जाने दे, मेरे बाल छोड़। लेकिन बत्तख जवाब देती है, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तो अपनी लाइव स्ट्रीम में रूमी से माफी ना मांगे। मुझे पता है तूने रूमी के साथ क्या करा। लेकिन हान ग्योल माफी मांगने से साफ इनकार कर देती है, और इसका मजाक और ज्यादा उड़ा रही होती है। इसका काउंटर करते हुए बत्तख कहती है, तुझे ये सब कुछ मजाक लग रहा है, मैं अब तेरे सारे बाल उखाड़ दूंगी और मांगी ओपा के लिए एक विग बनाऊंगी। इतने में हान ग्योल बत्तख के सर पे अपना सर मार देती है और कहती है, मुझे पता था तू ऐसा ही करेगी, इसलिए तो मैं तुझे तारे दिखा देती हूँ। वैसे भी ये सड़क की फाइट है,
यहाँ पे किसी के बाल खींचने में कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे ही बत्तख टक्कर लगने की वजह से पीछे हो रही होती है, हान ग्योल उसके मुंह पे एक मुक्का बजा देती है, जो कि होता है बॉक्सिंग का राइट हुक अटैक। लेकिन बत्तख ने हॉबिन की ही तरह इस हमले को अपने माथे पे खाया होता है, जिससे उसको दर्द कम होता है काफी, और अपने मन में सोच रही होती है कि हान ग्योल का फाइटिंग स्टाइल क्या है, इसको जल्दी से पता लगाना होगा, क्योंकि अगर हान ग्योल एक ग्रैपलर निकली तो बत्तख के लिए दिक्कत हो सकती है उसके अकॉर्डिंग। बत्तख ने हान ग्योल के पंच को पहचान लिया होता है, इसलिए उसकी तरफ एक हमला करती है, लेकिन वो पीछे हो जाती है और बत्तख कहती है तू जो कर रही है ये जरूर बॉक्सिंग होगा। लेकिन बत्तख जो अभी इसके हमले से अपने सर से बची है, उसको देख के हान ग्योल को ऐसा लगता है जैसे ये भी हॉबिन की वीडियोस को फॉलो करती है, क्योंकि हॉबिन भी बिल्कुल वैसा ही करता है। इसलिए वो बत्तख से पूछती है कि क्या तू हॉबिन को फॉलो करती है। और बिल्कुल इसी टाइम पे जो बत्तख के सेल्फ टॉट फाइटिंग वाले नोट्स होते हैं, हमें उसमें दिखाया जाता है बिल्कुल सैम डैक जैसी एक आर्ट बनी हुई है, और यहाँ पे भी यही लिखा है तुम्हें सबसे पहले अपने दुश्मन की टेक्निक्स को जानना होगा। बत्तख हान ग्योल को जवाब देती है, क्या तुमने कहा मैं हॉबिन को फॉलो कर रही हूँ? दरअसल बात यह है कि मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो इन सब के बारे में काफी अच्छे से जानता है, और अभी भी हमें बताया नहीं गया कि बत्तख किसकी बात कर रही है मानवा में, लेकिन हमें पता है बत्तख के फादर है सैम डैक। बत्तख अभी अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए बोल रही होती है, मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि बॉक्सिंग अलग अलग तरीके की होती है, तुम्हारे वेट के हिसाब से तुम मुझे कोई पावर हिटर तो नहीं लगता, और ना ही कोई आउट फाइटर बॉक्सर लगती हो जो दूरी बना के फाइट करते हैं। इसका मतलब तुम जरूर एक इन फाइटर बॉक्सर हो जो पास आके फाइट करते हैं। बत्तख के इतना कहते ही हान ग्योल उसके पास आ चुकी होती है और उसके एक मुक्का मार के कहती है, कमाल है, लगता है तुझे मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी है, तो बस अपने मन में ऐसे ही चीजें करती रहे। और एक के बाद एक बत्तख के ऊपर लगातार पंचेस बजाए जा रही होती है, जिनको वो ब्लॉक कर रही होती है। यहाँ पे साफ ऐसा लग रहा होता है जैसे हान ग्योल बत्तख को डोमिनेट कर रही है, वो जीत रही है। लेकिन बत्तख को अंदर ही अंदर इस बात की खुशी हो रही होती है कि चलो अच्छा है, ये एक बॉक्सर है, ये चीज साफ हो गई। इसलिए अपने मन में कहती है, ठीक है ये एक इन फाइटर बॉक्सर है, तो अब चीजें आसान होंगी मेरे लिए। बत्तख ने भी अपने फेस को कवर करा होता है, लेकिन इतने में ही हान ग्योल इसके पेट के साइड से एक मुक्का मारती है। लेकिन ये मुक्का जैसे ही बत्तख के पड़ता है तो हान ग्योल के हाथ में खुद दर्द हो जाता है और कहती है, तूने अपने कपड़ों में क्या छुपाया है बे? हम देखते हैं बत्तख ने छुपाई होती है वहाँ पे एक प्लेट, और उसी से दर्द हुआ है हान ग्योल को। बत्तख कहती है, क्या हुआ तुझे, ये चीटिंग लग रही है? तुझे ऐसी चीजों के लिए रोना नहीं चाहिए। तुझे पता भी है तेरी वजह से रोमी दीदी ने कितने आंसू बहाए हैं। और बत्तख हान ग्योल का हाथ पकड़ के उसके ऊपर एक लॉक मार देती है, जिसका नाम होता है फ्लाइंग आर्म बार, और ये चीज भी उसकी नोटबुक से ही उसने ली है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं मुनशॉन्ग का गुरु लोगन ग्रासी उसको समझाते हुए बोल रहा होता है, तुम अपने दुश्मन के हाथ को पकड़ते हो और जंप करते हो, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे तुम किसी के एल्बो को तोड़ सकते हो। इसमें तुम्हारा वेट जितना हल्का होता है तुम इसे उतने ही अच्छे से मार सकते हो, लेकिन नौसिखिए इसको कभी नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन मुनशॉन्ग तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? मुनशॉन्ग जो रिंग में पड़ा होता है कहता है, क्योंकि आप इसी टेक्निक की वजह से काफी ज्यादा फेमस हुए हो, आपने इस टेक्निक को किसी से भी ज्यादा अच्छे से सीखा है। लोगन ग्रासी कहता है, ये एक काफी ज्यादा खतरनाक और मुश्किल टेक्निक है, क्या तुम्हें ये सीखनी है? अगर मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा तो वो तुम दूसरे इंसान बन जाओगे जिसको मैंने ये सिखाई। मुनशॉन्ग सोच रहा होता है तो वो पहला इंसान कौन है जिसको इन्होंने सिखाया है ये? लोगन ग्रासी बताता है, मैंने ये चीज एक एशियन को सिखाई है, वो एक लड़की थी जिससे मेरा काफी ज्यादा अच्छा बॉन्ड था, और मैंने उसे कहा था इसको सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना। वो लड़की काफी ज्यादा हिम्मत वाली थी, वो अपने दर्दों को भी काफी आराम से बर्दाश्त कर लेती थी। और इसके अगले सीन में बत्तख ने हान ग्योल के हाथ में फ्लाइंग आर्म बार मार दिया होता है, यानी कि शायद इसने लोगन ग्रासी से सीखा होगा। और अभी हान ग्योल को बोल रही होती है, तूने रूमी के साथ ऐसा क्यों करा, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। और दूसरे सीन में लोगन ग्रासी मुनशॉन्ग को बता रहा होता है कि फ्लाइंग आर्म बार से कोई नहीं बच सकता, लेकिन कुछ अजीब लोग होते हैं जो इससे छूट सकते हैं, और उनको हम कहते हैं वुमेन, यानी कि लड़कियां, औरतें, फीमेल। और वो इससे इसलिए बच सकती है क्योंकि उनके जॉइंट्स मेंस के मुकाबले काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और हाँ साथ में मसल्स भी फ्लेक्सिबल होती हैं। और अगर कोई लड़की पगली हो तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचा के इस हमले से बच सकती है। दूसरे सीन में पगली ने अपना हाथ घुमा के बत्तख की पकड़ को ढीला कर दिया होता है, और उसकी थाइज में अपने दांतों से काट देती है और पूरी तरीके से ही छूट जाती है। बत्तख समझ चुकी है कि यह पागल हो चुकी है, लेकिन पागल हान ग्योल बत्तख की ही लाइन उस पे ही मारते हुए कहती है, क्या हुआ तुझे सब कुछ चीटिंग लग रही है? उड़ जा कुतिया, अभी तो तेरा और गंदा कुत्ता बनाना है मुझे। हान ग्योल भागती हुई दोबारा से बत्तख की तरफ आती है, और बत्तख इसके हमले को ब्लॉक करने के लिए तैयार होती है। वैसे भी हान ग्योल अपने एक हाथ से बॉक्सिंग नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसने बत्तख की पकड़ से छूटने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है। लेकिन इतने में ही पड़ता है बत्तख के एक मुक्का, और उसका खून हमें हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। बत्तख को समझ नहीं आता कि ब्लॉक करने के बावजूद भी उसे इतना ज्यादा दर्द क्यों हुआ। और हम देखते हैं हान ग्योल ने हाथ में पहना होता है ब्रास नकल, और उससे ही उसने बत्तख के हाथ में 2 छेद बना दिए होते हैं, और कहती है, अब मैं तेरे मुंह पे छेद बनाऊंगी एक। शायद इन चीजों से बत्तख थोड़ी सीरियस हो चुकी है और कहती है, तो तेरे एक हाथ में ब्रास नकल है तो तूने बॉक्सिंग करना छोड़ दिया? हाँ खैर वैसे भी ये एक स्ट्रीट फाइट है, लेकिन तुझे अपने आप पे क्या पूरा भरोसा है
तुझे ये करने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, देखते हैं कौन किसका मुंह फोड़ता है, क्योंकि अब मैं भी तेरी तरह डर्टी फाइट करने वाली हूँ। और अभी हमें बत्तख के पीछे शैडो दिखाई जाती है लेजेंडरी मुर्गे की। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक पास्ट का सीन, जहाँ बत्तख अपने जमीन में पैर पटकते हुए सोच रही होती है कि वो हान ग्योल को कैसे मारेगी। लेकिन खास चीज नोटिस करने वाली है, ये खुद से बोल रही है कि इसने सारे मार्शल आर्ट सीखे हैं और उनमें से कुछ चीजें सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन बाहर से सैम डैक यानी कि इसके पापा चिल्लाते हैं कि इतना हल्ला क्यों मचा रही हो। ये कहती है मैं वर्कआउट कर रही हूँ। सैम डैक कहता है अगर तुम वर्कआउट कर रही हो तो भी ये गलत है, तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए लेकिन साथ में खाना पीना भी खाना चाहिए, इससे तुम और ज्यादा लंबी हो जाओगी। बत्तख कहती है मैं लंबी नहीं हो सकती क्योंकि आप खुद बौने हो। यार ये दोनों ऐसी फालतू की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बत्तख अपने मन में सोच रही होती है कि हान ग्योल अगर एक बॉक्सर हुई तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं वो एक बॉक्सर ही निकली है जो अब बत्तख के मुंह पे छेद बनाने की सोच रही है अपने ब्रास नकल से। लेकिन बत्तख को पता है अब ये कुत्तापंती में आ चुकी है, इसलिए वो तैयार होती है। लेकिन इतने में ही हान ग्योल बत्तख के एक तेजी में मुक्का मार देती है, जिससे वो बचती तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं बच पाती। बत्तख के हाथ में कट लग होता है और हान ग्योल लगातार उसके पंचेस मारे जा रही होती है। और ब्रास नकल की वजह से तो बत्तख अब उनको ब्लॉक भी नहीं कर सकती, उसके कट्स लगे जा रहे होते हैं। लेकिन बत्तख को रियलाइज होता है जो इसने इसके लॉक मारा था उस वजह से हान ग्योल अपने सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल कर पा रही है। इसलिए बत्तख हान ग्योल के उस हाथ को पकड़ लेती है जो हान ग्योल इस्तेमाल कर पा रही है, ताकि उसके पास बत्तख को मारने का कोई रास्ता ही ना बचे। लेकिन हान ग्योल अपने दूसरे हाथ से बत्तख की पीठ में अपनी कोहनी बजा देती है और कहती है भले ही मैं अपनी हथेली का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी कोहनी अच्छे से काम कर रही है कुतिया। इस खतरनाक हमले के बाद हान ग्योल इसके लात मार के इसको जमीन में गिरा देती है। और बत्तख की नोटबुक के मुताबिक किसी स्ट्रीट फाइटर के साथ जब फाइट होती है तो तुम्हें जमीन में कभी नहीं गिरना चाहिए। लेकिन बत्तख गिर चुकी है और हान ग्योल अब ऊपर से मुक्के बजाना स्टार्ट करने वाली होती है। लेकिन उससे पहले बत्तख एक स्माइल के साथ कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं गिर चुकी हूँ। दरअसल बत्तख गिरी नहीं है, वो अपनी एक फाइटिंग पोजीशन में आई है, यानी ये वही फाइटिंग पोजीशन जब वो अपने घर में लेट के अपने पैर जमीन में पटक रही थी। लेकिन हान ग्योल को तो ऐसा लगता है ये गिर चुकी है, इसलिए जैसे ही वो बत्तख के पास आती है उसकी ठुड्डी में पड़ती है एक लात, जिससे हान ग्योल की आंखें सफेद पड़ चुकी होती है और वो बत्तख के ऊपर आके गिरती है। और बत्तख जिस तरीके से घर में अपने खेलने वाले बिल्ले को दबोचा करती थी वो उसी तरीके से हान ग्योल को भी दबोच लेती है, जिससे सीधा डैमेज जा रहा होता है हान ग्योल की कैरोटिड आर्टरी में, और ये पार्ट इंसान का काफी ज्यादा वीक होता है। ये करने के बाद बत्तख कहती है अब मैं तुझे पूरा दिन मारने वाली हूँ। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैम डैक अपनी वीडियो में बता रहा होता है ये कॉमन इंसान एक बॉक्सर से फाइट में कैसे जीत सकता है, और ये चीज करने के लिए करनी होगी 4 पैरों में चलने की ट्रेनिंग। और हॉबिन ने इसी समय अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन प्रेजेंट मूवमेंट में हॉबिन के मुंह पे वैंगक मुक्के बजा रहा है। और पास्ट वाले सीन में जब हॉबिन 4 पैरों में चलने की ट्रेनिंग कर रहा था तो स्नैपर उसको बोलता है आखिर तू ये क्या बेवकूफी कर रहा है, तू हर बार ऐसी फालतू की चीजें करता रहता है जैसे पिछली बार एरोबिक्स कर रहा था। लेकिन हॉबिन उसको बताता है जिस इन फाइटर बॉक्सर ने होंग मांगी को हराया है, अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे ये करना जरूरी है। और आपको बता दो एक इन फाइटर बॉक्सर वो होता है जो किसी से काफी ज्यादा क्लोज रह के फाइट करता है, और आउट फाइटर बॉक्सर थोड़ा सा दूरी बना के फाइट करता है, अचानक से पास आके मुक्का मार देता है, मतलब फुटवर्क काफी बढ़िया करता है। और वैंगक क्योंकि एक इन फाइटर बॉक्सर है इसलिए हॉबिन उसी के हिसाब से ट्रेनिंग कर रहा होता है 4 पैरों में चलने वाली, जिससे कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी ट्रेन हो रही होती है, उसको इससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा होता है, उसकी मसल्स उसकी एंड्योरेंस सब कुछ इंप्रूव हो रही होती है। लेकिन ये तरीका इतना अजीब होता है कि एक पल के लिए हॉबिन को भी डाउट हो रहा होता है क्या ये सही है, ऐसे ही करते हैं क्या। और इसी के बाद सैम डैक अपनी वीडियो में कहता है जिन लोगों को मेरी इस टेक्निक के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें बता दूं ये जो वर्कआउट मेथड है इसका नाम है बियर क्रॉल। और प्रेजेंट मोमेंट में हॉबिन ऐसे ही गोरिल्ला या फिर भालू की तरह वैंगक के सामने होता है। ऑडियंस हैरान होती है, स्नैपर एक्साइटेड होता है और वैंगक के समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या कर रहा है, इसलिए कहता है एक्सक्यूज मी आखिर तो ये कर क्या रहा है। हॉबिन इसके चारों तरफ अभी भालू या फिर गोरिल्ला बन के घूम रहा है काफी अजीब ढंग से, और ना सिर्फ इतना वो वैंगक के ऊपर किसी जानवर की तरह गुर्रा भी रहा है। और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि सैम डैक ने उसको कहा था तुम्हें किसी बॉक्सर को हराने के लिए एक जानवर बनना होगा, और एक रेसलर बिल्कुल ऐसा ही होता है जो किसी बॉक्सर का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन हो सकता है, खास करके एक इन फाइटर बॉक्सर का, क्योंकि एक रेसलर और जानवर किसी इंसान को पकड़ के गिराते हैं और उनकी लंबाई एक इंसान से कम होती है, इसलिए जो इन बॉक्सर होते हैं वो मुक्के नहीं चला पाते ठीक से नीचे की तरफ। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हॉबिन बिल्कुल नीचे से ही एक टैकल अटैक मारता है वैंगक के उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि इतने नीचे तो वैंगक ठीक से मुक्के भी नहीं चला सकता। लेकिन वो बहुत ही प्यार से अपने फुटवर्क की वजह से इससे बच जाता है और हॉबिन के मुंह पे पड़ता है एक मुक्का, और हॉबिन हैरान होता है कि एक इन फाइटर
बॉक्सर ऐसा कैसे कर सकता है। अब हॉबिन को डाउट होने लगता है क्या ये सच में एक इन फाइटर बॉक्सर है या फिर इसके मुक्के इतने ज्यादा खतरनाक है कि ये अपने एक आधे मुक्के में ही किसी को सुला देता है। ये सवाल हॉबिन के मन में इसलिए भी आता है क्योंकि आज तक वेंगक ने 58 अनऑफिशियल बॉक्सिंग मैचेस खेले होते हैं और 58 के 58 वो जीता है और 44 मैचेस में तो उसने सामने वाले दुश्मन का KO कर दिया, यानी कि अनकॉन्शियस मार के। और इसी वजह से हॉबिन सोच रहा था या फिर ये एक इन फाइटर है या फिर इसके पंचेस काफी ज्यादा खतरनाक है, और जिनके पंचेस काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं उन्हें कहा जाता है स्लगर। लेकिन उसको कुछ ही देर में पता चलने वाला है वो जो कुछ सोच रहा है सब कुछ गलत है, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं वेंगक के पास्ट का सीन जब वो जेल में था और जेल के अंदर बाकी के जितने भी कैदी होते हैं इसने सबका मार मार के कुत्ता बना रखा होता है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम होता है वेनम। और क्योंकि ऐसे लोगों को नॉकआउट कर देता है इसलिए ज्यादातर लोग सोच लेते हैं कि या फिर एक इन फाइटर होगा या फिर एक स्लगर होगा, क्योंकि ये दोनों ही ऐसा कर पाते हैं। मतलब कर तो आउट बॉक्सर भी सकता है लेकिन इन फाइटर और स्लगर ज्यादा ऐसा करते हैं। लेकिन अभी हॉबिन काफी ज्यादा सोचने के बाद ये फिगर आउट कर लेता है ना ये इन फाइटर है ना ये स्लगर है, ये है आउट बॉक्सर, आउट फाइटर। और आउट बॉक्सर के ऊपर वो टैकल अटैक काम नहीं आता जो हॉबिन अभी मार रहा था, क्योंकि एक आउट बॉक्सर का फुटवर्क काफी ज्यादा अच्छा होता है, चाहे उसको नीचे से हमला करो वो बच जाएगा फुटवर्क से। लेकिन सैम डैग ने हॉबिन को एक आउट बॉक्सर से निपटने का तरीका भी बताया होता है, लेकिन अभी के लिए हॉबिन पागलों की तरह इसके ऊपर हमले करे जा रहा होता है, पंचेस मारे जा रहा होता है जो कि एक भी उसके ऊपर नहीं लग रहा होता। लेकिन इसका फायदा नहीं, उसके मुंह पे काफी बढ़िया सा मुक्का पड़ता है और वो नीचे। ये देख के स्नैपर के आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है भाई तो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, रहने दे। और ये बात स्नैपर वेंगक को बोल रहा है ये आखिर तो उस खान ग्योल नाम की लड़की के लिए इतना क्यों कर रहा है, आखिर वो तेरी लगती क्या है। वेंगक कहता है खान ग्योल मेरी छोटी बहन है। ऑडियंस भी ये सुन के थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उनको तो लग रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन स्नैपर को जब पता चलता है कि वो उसकी बहन है तो वो वेंगक को कहता है अगर वो तेरी बहन है तो तुझे उसे समझाना चाहिए कि उसे गलत चीजें नहीं करनी चाहिए, अगर वो फिर भी नहीं समझे तो तुझे उसे छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि तेरी बहन जो भी कांड करती है उस सब की जिम्मेदारी तुझे लेनी पड़ती है, तुझे उनसे जूझना पड़ता है। हॉबिन अपनी जगह पे उठ चुका होता है और वेंगक एक लाइटर पकड़ के कहता है तो तुम्हें बस मेरी छोटी बहन की गलतियां नजर आ रही हैं, तुम जितने भी हो एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें ग्योल तक पहुंचना है तो पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। ये देख के तो ऑडियंस को भी लग रहा होता है कि इस बार तो हॉबिन का कुत्ता बनने वाला है, इसलिए क्या हॉबिन को बचाने के लिए इस बार ये टेहुन ओप्पा आने वाले हैं। कमेंट्स में इसी तरीके की बातें चल रही होती हैं। लेकिन इसके बाद हमें दोबारा दिखाया जाता है वेंगक के पास्ट का सीन, जिस वक्त वो चोंगडे की जुवेनाइल प्रिजन में था और पूरे के पूरे कोरिया में ये एक अकेला ऐसा जुवेनाइल प्रिजन होता है जिसके अंदर एक बॉक्सिंग क्लब होता है। यहाँ काफी सारे खतरनाक खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं जिन्हें बॉक्सिंग भी काफी बढ़िया आती है और ये सब इतनी गंदी तरीके से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करते हैं जिसमें एक इंसान के इंसान होने के अधिकार छिन जाते हैं। इसलिए इनकी जो यहाँ पे ट्रेनिंग होती है इसको टॉर्चर भी कहा जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे तुम्हें किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया है काफी सारे जानवरों के साथ। और हम देखते हैं जो इन सब लोगों का बॉक्सिंग कोच होता है उसको सारे के सारे ये लोग बेकार लग रहे होते हैं, उसकी नजर में इनमें से कोई भी खतरनाक बॉक्सर नहीं सिवाय एक को छोड़ के, और वो होता है वेनम यानी कि वेंगक, जिसके लिए एक चैंपियन बनना ज्यादा बड़ी बात नहीं। और इस खूंखार जगह में भी ये बंदा काफी अच्छे से सर्वाइव कर रहा होता है और यही बंदा प्रेजेंट मूवमेंट में हॉबिन के मुंह पे एक मुक्का बजा देता है। और हम देखते हैं सैम डक को जो अपनी वीडियो में बोल रहा होता है एक आउट बॉक्सर के खिलाफ टैकल अटैक कभी काम नहीं आता, खासकर कि जब वो टैकल अटैक एक कॉमन बंदा मार रहा हो। लेकिन मार खाने के बावजूद भी हॉबिन अभी खुद में ही बोले जा रहा होता है 1 2 1 2, और ये इस बात की निशानी होती है कि हॉबिन बॉक्सिंग का इस्तेमाल कर रहा है। और वेंगक को कहता है ठीक है अब मैं शुरू करने वाला हूँ। लेकिन ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा होता है कि हॉबिन, जिसको बॉक्सिंग आती भी नहीं है, वो एक प्रो बॉक्सर से बॉक्सिंग में कैसे जीत सकता है, क्या ये पागल हो गया है। लेकिन इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जब हॉबिन गया था टेहुन के पास और वो टेहुन से बॉक्सिंग के बारे में पूछ रहा होता है, खासकर जैब अटैक और स्ट्रेट अटैक बॉक्सिंग के। और ये चीजें वो उससे दूर से पूछ रहा होता है क्योंकि अगर वो टेहुन के पास आया तो टेहुन हर बार इसके लात मार देता है। लेकिन फिर भी हॉबिन टेहुन के पास आता है और इस बार टेहुन उसके मुंह पे मारता है एक मुक्का। और वैसे टेहुन एक बॉक्सर तो नहीं, लेकिन वो इसको बॉक्सिंग के बेसिक सिखा रहा होता है। और सिखाते हुए भी जब वो हॉबिन के पास आ रहा होता है, हॉबिन बार बार डर रहा होता है कि कभी ये दोबारा मार दे मुझे। खैर इन्हीं बेसिक स्किल बॉक्सिंग के साथ वो प्रेजेंट मूवमेंट में भी वेंगक के ऊपर हमले कर रहा होता है, जिन्हें वेंगक काफी आराम से डॉज कर रहा होता है और बढ़िया करके हॉबिन के मुंह पे मुक्के भी पड़ रहे होते हैं। इसलिए स्नैपर भी उसको चिल्ला के बोल रहा होता है आखिर तो एक बॉक्सर के खिलाफ बॉक्सिंग को इस्तेमाल कर रहा है, पागल वो काम नहीं कर रही है। लेकिन हॉबिन अब भी इस बेसिक बॉक्सिंग स्किल्स को छोड़ता नहीं है, वो अब भी 1-2 करे जा रहा होता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, उसके मुंह पे दोबारा मुक्का पड़ता है और वेंगक उसको कहता है तो क्या तू अब हार मानने वाला है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं उस समय का सीन जब हॉबिन सैम डैक की वीडियो देख रहा था और सैम डैक कहता है ऑफ कोर्स एक नौसिखिया बॉक्सर
एक ट्रेंड आउट बॉक्सर को कभी नहीं हरा सकता। साथ ही में एक कॉमन बंदा भी एक बॉक्सर को कभी नहीं हरा सकता। लेकिन एक आउट बॉक्सर को हराने के लिए तुम जो बॉक्सिंग करोगे वो सिर्फ उसको धोखा देना होगा। बिगिनर्स कैसे फाइट करते हैं तुम्हें वो चीज आ चुकी है, इसलिए अब वक्त है लेवल अप करने का। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक नई टेक्निक, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो यूएफसी में भी इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें लगातार सामने वाले के ऊपर बॉक्सिंग के जैब अटैक और स्ट्रेट मारते रहने होंगे। जब तुम ऐसा करोगे तो दुश्मन का ध्यान सिर्फ तुम्हारे मुक्कों में होगा। और हॉबिन अभी यही सब कर रहा होता है, लेकिन इस बार मुक्के मारते हुए ही वो बीच में ही अपने हाथों की उंगलियां खोल देता है और पंच से बदल के इस अटैक को कर देता है सिंगल लेग टैकल अटैक, जिसमें वो अपने दोनों हाथों से वेंगर की टांग पकड़ लेता है एक। और इसी मूवमेंट के लिए सैम डक ने उसको कहा था, अगर एक आउट बॉक्सर ऐसा सोचेगा कि तुम्हारा टैकल अटैक उसके ऊपर काम नहीं आएगा तो फिर तुम क्या करोगे। इसके लिए तुम्हें उसके ऊपर एक नॉर्मल इंसान की तरह टैकल अटैक नहीं मारना है, तुम्हें ये करना है प्रोफेशनल्स की तरह। और वैसे भी हॉबिन ने टैकल अटैक की प्रैक्टिस पहले भी करी है, इसलिए वो अभी काफी अच्छे से मारने के लिए तैयार होता है इसको। और टेहुन, होंग मांगी, मुनचोंग ये वीडियो देख रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि हॉबिन अब तक बॉक्सिंग सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो ये अटैक मार सके। मतलब हॉबिन ने सच में इस अटैक को मारने के लिए सच में काफी ज्यादा सरदर्दी ली होती है। लेकिन मुनशोंग ये देख के हैरान होता है कि ये अटैक भी काम नहीं करा, क्योंकि जब हॉबिन वेंगक की टांग पकड़ता है तो वेंगक अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को नीचे दबा देता है और अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नॉर्मली जो एक आउट बॉक्सर होता है वो ऐसे अटैक से कभी बच नहीं पाता, बट वेंगक इसलिए बच पाया क्योंकि उसको जेल में ऐसे हमलों की आदत है। जेल में भी हॉबिन की ही तरह कुछ लोग काफी ज्यादा शाणे होते थे और जानबूझ के वेंगक के ऊपर इसी तरीके का टैकल अटैक मारते थे। इसलिए वेंगक ने ऐसे टैकल अटैक्स का जवाब देना सीख लिया होता है। ये देख के मुनशोंग ने फोन साइड में छोड़ दिया होता है और कहता है, अगर एक बॉक्सर के खिलाफ ये अटैक काम नहीं आया तो अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हॉबिन इस वक्त जो कुछ कर रहा है वो मुनचोंग से भी किसी खतरनाक चीज को फॉलो करते हुए ये कर रहा है। यानी कि सैम डक जिसने उसको बताया था अगर कोई बॉक्सर इस तरीके के हमले को भी ब्लॉक कर लेता है या फिर डॉच कर लेता है, इसका मतलब उस बॉक्सर ने इस चीज की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी है और इसीलिए उसने हॉबिन को इसके आगे क्या करना है ये भी बताया होता है। उसने बताया होता है अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो तुम उस बॉक्सर का एक ऐसा पार्ट उससे छीन सकते हो जो उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और प्रेजेंट मोमेंट में हॉबिन वही करने वाला है, इसलिए चिल्ला के कहता है, अब मैं दिखाऊंगा एक कॉमन इंसान एक आउट बॉक्सर को कैसे हरा सकता है। आउट बॉक्सर वेंगक, अब मैं तुमसे तुम्हारी काफी ज्यादा खास चीज छीनने वाला हूँ। और हॉबिन ऐसे लेटे लेटे ही वेंगक के पैर पे अपनी कोहनी मार देता है। भले ही वो उठ नहीं सकता लेकिन कोहनी तो मार ही सकता है। और ये कोहनी पड़ती है वेंगक के उस जगह पे जो किसी आउट बॉक्सर या फिर किसी भी बॉक्सर का काफी ज्यादा वीक पॉइंट होता है, उसको कोई भी बॉक्सर कभी ट्रेन नहीं करता। ये देख के शोंगजुन को भी लग रहा होता है कि हॉबिन एक काफी अच्छा फाइटर है। और शोंगजुन के ही साथ में अभी उसी की कंपनी का एक और बंदा होता है जिसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इसको कहते हैं 244। ये बड़े ही चिल होके इस वीडियो को देख रहा होता है और वेंगक के लिए इसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और जैसा जैसा ये बोलता है वैसा ही इसका तोता भी बोलता है, ऐसे इसीलिए रटने वाले लोगों को रट्टू तोता बोलते हैं। लेकिन 244 शोंगजुन से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। शोंगजुन इस बात को ना समझने की एक्टिंग करता है, लेकिन 244 उसको कहता है, तुम मेरा बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों करा। मुझे पता है हॉबिन के पास जितने भी वन पंच टीवी के खिलाफ सबूत है वो सब कुछ तुमसे ही आए हैं उसके पास, क्योंकि तुम वेंगक और हॉबिन की फाइट करवाना चाह रहे थे। तो अब बताओ तुम ऐसा क्यों करना चाह रहे थे। शोंगजुन अपनी शार्क्स को मीट खिलाते हुए इस बात को एडमिट कर लेता है और कहता है, मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मैं देखना चाहता था इन दोनों मछलियों में से ज्यादा टेस्टी और ज्यादा फिट कौन है। और शोंगजुन को लग रहा था वो होगा हॉबिन, लेकिन अभी उसको गलत लग रहा होता है ये, क्योंकि हॉबिन अब हारने की कगार में आने वाला है। क्योंकि भले ही वेंगक के फुट में चोट लग चुकी है और एक बॉक्सर के लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हॉबिन का कुत्ता बना रहा होता है। लेकिन सैम डक ने तो हॉबिन को कहा था एक बॉक्सर के लिए उसका पैर जरूरी होता है और जब तुम उसके पैर पे चोट पहुंचा देगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हॉबिन का कुत्ता बनाया जा रहा होता है तो वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। हॉबिन के अभी काफी बढ़िया बढ़िया मुक्के पड़ते हैं जिनको देख के स्नैपर भी हैरान होता है। हॉबिन को अभी गिरा गिरा के मारा जा रहा होता है, बेचारे की जमीन में रगड़ के ठुड्डी छील दी होती है। लेकिन वो तो सोच रहा था कि वेंगक अब कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी उसका उल्टा हो रहा है। वेंगक अब और ज्यादा गुस्सैल हो चुका है और वेंगक अभी हॉबिन को इसलिए मार पा रहा है क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फाइटर है और फाइटिंग का रियल लाइफ एक्सपीरियंस किसी भी फाइट में बहुत अहम रोल निभाता है। वैसे भी वेंगक को समझ आ चुका है हॉबिन लास्ट में मारेगा तो टैकल अटैक से ही, इसलिए बस उसको टैकल अटैक से बचना है। खैर हॉबिन को जमीन में रगड़ने के बाद वेंगक यहाँ से जाने लगता है और कहता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं तुम लोगों को ग्योल तक जाने नहीं दूंगा। ठीक है,
अब मैं यहाँ से चलता हूँ। हॉबिन अभी जमीन में पड़े कराहते हुए इसको गालियां दे रहा होता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा होता। और ये सब कुछ देख के रूमी की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि हॉबिन ये सब कुछ उसके लिए ही कर रहा था। और क्योंकि हॉबिन अभी कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो रूमी का बदला नहीं ले पाया। और ये देख के स्नैपर के भी आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे सिचुएशन हॉबिन के लिए काफी ज्यादा होपलेस लग रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो हार गया। लेकिन इतने में ही हॉबिन को एक अल्ट्रा चैट की आवाज आती है, जो कि होते हैं 5 लाख वॉन की अल्ट्रा चैट। और इसको सुन के हॉबिन अपना पूरा दर्द बुला के ऐसे उठ जाता है जैसे उसको चोट लगी ही नहीं थी। स्नैपर को समझ नहीं आ रहा होता इस हरामजादे को डोनेशन पिंग की आवाज सुनाई कैसे दे गई। और ऑडियंस को इसी मोमेंट में पता चलता है ये बंदा पैसों के लिए काफी ज्यादा पागल है। लेकिन हॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं उठ तो गया हूँ, लेकिन मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मन कर रहा है हार मान लूं। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि उसके पैर अभी कांप रहे होते हैं। और वैंगक भी लड़खड़ाते हुए वापस से उसकी तरफ आ रहा होता है इसको पूरा ही निपटाने के लिए। लेकिन हॉबिन दोबारा से 4 पैरों में आ जाता है, जिसका मतलब है अब वो भागते हुए इसके ऊपर एक टैकल अटैक मारने की सोच रहा है। और मुनशांग को समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये टैकल अटैक क्यों मार रहा है, क्योंकि अगर ये टैकल अटैक मारेगा तो वैंगक को पहले ही पता है वो क्या करने वाला है और वो बच जाएगा। लेकिन मुनशांग के पीछे से उसके गुरु लोगन ग्रासी आते हैं और कहते हैं अगर हॉबिन को पता है कि उसका टैकल अटैक काम नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कोई और अटैक मारने वाला है इस अटैक की आड़ में, जैसे कि वो मार सकता है फ्लाइंग आर्म बार, यानी कि वही अटैक जो बत्तख ने हान ग्योल के ऊपर मारा था। दूसरी तरफ हॉबिन अपनी बची कुची जान लगा के भाग पड़ता है वैंगक के ऊपर और चिल्ला के कहता है तुझे रूमी से माफी मांगनी होगी। और मुनशांग अब भी यही सोच रहा होता है अगर हॉबिन फ्लाइंग आर्म बार मारने वाला है तो वो भी तो एक टैकल अटैक है, और वैंगक तो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको टैकल अटैक ही पड़ने वाला है, इसलिए वो तैयार है। लेकिन हॉबिन है सैम डैक का स्टूडेंट और सैम डैक रहता है सबसे 4 कदम आगे। वैसे तो वो हॉबिन को इस चीज के लिए फ्लाइंग आर्म बार ही सिखाने वाला था, लेकिन हॉबिन ठीक तरीके से इस चीज को अकेले प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इसलिए वो इस चीज को किसी और टेक्निक से रिप्लेस कर देता है और बना देता है एक नया कॉम्बो जिससे एक आम इंसान बॉक्सर को हरा सकता है। और जिस टेक्निक से हॉबिन अब फाइनल अटैक करने वाला है सैम डैक वो उसको पहले ही सिखा चुका है और हॉबिन को यह बात पता भी नहीं, यानी कि वही चीज जब हॉबिन किसी गुरिल्ला की तरह सीढ़ियों में ऊपर चढ़ के जा रहा था, और वही चीज हॉबिन के यहाँ पे काम आने वाली है। हॉबिन प्रेजेंट मूवमेंट में भागता हुआ वैंगक के पास पहुंच जाता है और वैंगक किसी भी तरीके के टैकल अटैक के लिए तैयार है। लेकिन हॉबिन जैसे ही उस सीढ़ी वाली पोजीशन में आता है तो वैंगक के टैकल अटैक नहीं पड़ता है एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग अटैक, यानी कि हॉबिन का घुटना सीधा उसके मुंह पे, वो भी बहुत ही बढ़िया करके। इससे वैंगक की तो हालत खराब होती ही है, साथ में इतना सरप्राइजिंग अटैक होता है कि टेहुन, मुनशांग, होंग मांगी, श्योंगजुन ये सब के सब ये देख के हैरान होते हैं। लेकिन इस खतरनाक हमले से भी वैंगक नॉकआउट नहीं हुआ है, वो बस लड़खड़ाते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। पर इतने में हॉबिन अपने जूते उतार के दोबारा से भागता हुआ उसकी तरफ जाता है और जंप करके दोबारा से घुटना मारता है वैंगक के ऊपर। वैंगक जल्दीबाजी में इसके ऊपर एक पंच मार के उसके हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन हॉबिन हवा में ही अपना घुटना चेंज करके दूसरे घुटने से इसके मुंह पे बजा देता है, जिस वजह से हॉबिन इसके मुक्के से भी बच चुका है 1 इंच के फासले से। और इस तरीके से कॉमन बंदा हरा देता है एक प्रो बॉक्सर को। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं हान ग्योल के बचपन का सीन, जब वो एक टैडी के साथ खेल रही थी। और यहाँ पे भले ही हमें ये टैडी दिखाया जा रहा है, लेकिन असल में ये उसकी मदर है, जिसके साथ हान ग्योल की लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन वो खुद को लटका देती है या फिर उनको कोई लटका देता है और वो निपट जाती है, और इस बच्ची के सर से उठ जाता है उसकी माँ का साया। और प्रेजेंट मोमेंट में जो बत्तख ने इसके ऊपर लॉक मारा है, जिससे ये लगभग बेहोश हो चुकी थी, बेहोश होने के दौरान इसको अपनी माँ की ही याद आ रही थी, इसलिए अभी मम्मी मम्मी बड़बड़ा रही होती है। लेकिन बत्तख इसके मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजा देती है और कहती है अगर तू ऐसे मामा बोलती रहेगी तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? तू यहाँ पे अकेली नहीं है जिसकी माँ नहीं है, तू अकेली नहीं है जिसके दर्द हो रहा है, तेरी वजह से मेरी आंख में चोट लग गई, मेरी थाइज में चोट लग गई, आगे चल के मैं एक सेलिब्रिटी बनती, लेकिन तेरी वजह से इस काम में बहुत ज्यादा दिक्कत वाला हो गया। लेकिन हान गर्ल अब भी बत्तख को गालियां दे रही होती है और कहती है मुझे छोड़ दे, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। बत्तख कहती है यही तो मैं चाहती हूँ, और लगातार हान ग्योल को रूमी को सॉरी बोलने के लिए बोलती है, लेकिन ये बार बार मना करती रहती है। ये बत्तख की पकड़ से एक बार दोबारा से बेहोश हो जाती है, लेकिन सॉरी नहीं कहती। दूसरी तरफ जो वैंगक हार चुका है, हॉबिन और स्नैपर दरिया दिली दिखाते हुए उसके पैर पे मसाज कर रहे होते हैं, जैसा कि उन्होंने टेहुन को हराने के बाद उसके भी करी थी। लेकिन इतने में ही वैंगक को होश आ जाता है और हॉबिन की फटके 4 हो जाती है, और हॉबिन एक्टिंग करने लगता है टेहुन लोगों को कॉल करने की। उसे लगता है शायद इससे वो मार खाने से बच जाएगा, लेकिन असल में अभी उसका कॉल गलती से लग गया होता है उसकी माँ को। उसकी माँ उससे पूछ रही होती है बेटा तुमने खाना खाया या फिर नहीं खाया, लेकिन हॉबिन हैरान होता है कि यहाँ कॉल कैसे लग गया। लेकिन इतने में ही वैंगक, जिससे हॉबिन अब तक काफी ज्यादा डर रहा था, वो काफी शांत आवाज में कहता है तुम्हारा शुक्रिया। स्नैपर को समझ नहीं आता आखिर ये शुक्रिया क्यों कह रहा है, क्या इसको मुंह पे घुटने खाना पसंद है। ऑडियंस भी हैरान होती है और वैंगक यहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया
अब मैं फाइनली सब कुछ छोड़ सकता हूँ। और वैंगक के इन्हीं मिस्टीरियस शब्दों के साथ लाइव स्ट्रीम यहीं पे खत्म होती है। हॉबिन लोग खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि उन्होंने रूमी को तो बचा ही लिया है। साथ ही में उन्हें टोटल 8.2 मिलियन की अल्ट्रा चैट भी आई है, जो कि लगभग होते हैं $7,000। और सच में ये काफी ज्यादा होते हैं। इन्होंने जो वैंगक के साथ फाइट करी है उस वाली वीडियो में अब तक 5 मिलियन से ज्यादा व्यू आ चुके होते हैं और इनके सब्सक्राइबर्स 2 लाख से सीधा 5 लाख हो चुके होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने वन पंच टीवी को एक्सपोज करा है। उसके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे। इसके अगले सीन में स्नैपर और हॉबिन जब स्कूल के कॉरिडोर में जा रहे होते हैं तो हॉबिन रो रहा होता है। स्नैपर उससे पूछता है आखिर क्या हो गया बे, लेकिन हॉबिन चोमो की तरह रोते हुए उसको कहता है जो बॉडी स्प्रे वाला मेरे पे स्पॉन्सरशिप आया था उसके बाद से मेरे पे कोई स्पॉन्सरशिप आई ही नहीं। और सच में इसको देख के मुझे स्कूल की वही लड़कियां याद आ गई है जिनके मार्क्स या फिर पूरे के पूरे परसेंट 90 से ऊपर बनते थे और वो फिर भी रोती थी और लौंडे 33% लाके खुश हो रहे होते थे। खैर रूमी ने वेब वापस से लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया होता है क्योंकि उस पे जो उसकी इज्जत पे दाग लगा हुआ है वो हट चुका है। और अब लोग सच में उसको बोल रहे होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, प्लीज हमें बताओ। और रूमी ने अपने आंसुओं को अब अपनी ताकत बना ली होती है। भले ही वो रोते हुए बता रही है लेकिन उसके काफी व्यूज आ रहे हैं। दूसरी तरफ वन पंच टीवी की सारी वीडियोस अब डिलीट हो चुकी होती है चैनल से। और हॉबिन ये सोच रहा होता है आखिर वो सारी की सारी वीडियो गई कहाँ। जो हान ग्योल है वो तो उस टाइप की लड़की नहीं है जो वो सारी वीडियो डिलीट कर दे। दरअसल हान ग्योल अभी एक जगह पे पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और वो खुद देख के हैरान होती है उसकी सारी वीडियो गई कहाँ। उसने कोई भी वीडियो डिलीट नहीं मारी होती। उसका तो ये प्लान होता है कुछ समय तक ऐसे पार्ट टाइम जॉब करेगी और जो अभी कांड हुआ है जब वो शांत हो जाएगा तो वापस से यूट्यूब में आ जाएगी। इतने में हान ग्योल जहाँ पे काम करती है वहाँ पे कुछ कस्टमर्स आते हैं, लेकिन हान ग्योल का तो दिमाग खराब है इसलिए वो कह देती है बाहर में जाओ सालों। और ये सुन के कस्टमर पहचान जाते हैं ये तो वही हरामखोर हान ग्योल है जो लोगों को गलत एक्सपोज करती है। लेकिन हान ग्योल यहाँ से भाग जाती है ये पता लगाने के लिए आखिर उसके चैनल की वीडियोस कहाँ गई, किसने डिलीट मारी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शॉन्ग जुन जो एक जगह पे बैठा होता है और खुद से कहता है अगर कोई एक्सजे कंपनी का यूट्यूबर कंपनी को कोई भी डैमेज पहुंचाता है तो शर्त के मुताबिक एक्सजे कंपनी उस चैनल का मालिकाना हक रखती है। मुझे लगता है हान ग्योल ये नहीं जानती उसके चैनल की सारी वीडियोस डिलीट मैंने मारी हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैंगक और मेरे बीच हुआ था। वैसे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को खोना काफी ज्यादा बेकार है, लेकिन चिंता की कोई बात, दुनिया में काफी सारे लोग हैं जो मुझे पैसा कमा के दे सकते हैं। और ये बोलते हुए इसके आगे खुली होती है बहुत सारी स्क्रीन्स जिसमें वो सारे लोग दिखाई दे रहे होते हैं जो इसको काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं, यानी कि इसकी नजर सबके ऊपर है। वायरल हिट का ये बंदा एक ऐसा इंसान है जो सबके ऊपर नजर रखता है पीटीजे यूनिवर्स में। इसके सामने जब स्क्रीन दिखाई जा रही है उसमें काफी सारे लोग हैं जैसे कि क्वेस्टिज्म मानवा का शूयुन किम, माय लाइफ एज अ लूजर मानवा का एनचोल जैंग, लुकिसम का मोटा वाला डैनियल और हैंडसम वाला डैनियल भी, लुकिसम के एली जैंग की नकली बेटियां एमी और नेटली भी। और इन सारे लोगों को देखते हुए ये अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि काश वन पंच टीवी वाले पूरी तरीके से गायब ही हो जाएं। और उस चीज की शुरुआत हो चुकी होती है। सड़क में भागते हुए हान ग्योल को लोगों ने पहचान लिया होता है और उसके मुंह के ऊपर खाने पीने का जो सामान होता है उसका कचरा फेंक देते हैं। और जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं वो खुद यूट्यूबर होते हैं जो कंटेंट के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी काफी सारे लोग हान ग्योल से नफरत करते हैं और लोगों को ये देख के खुशी मिलेगी। अभी सब हान ग्योल के ऊपर हंस रहे होते हैं, किसी को भी उसके ऊपर दया नहीं आ रही होती क्योंकि उनके हिसाब से वो दया के लायक ही नहीं। और हान ग्योल हैरान होकर इधर उधर देखती है और अपने मन में कहती है आखिर ये क्या हो रहा है, ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या कर दिया ऐसा। इसको यहाँ पे गालियां तो लगातार पड़े ही जा रही होती है, लेकिन ये यहाँ से बहुत ही दुख में भाग जाती है। और इसके अगले सीन में हॉबिन अपने दोस्त लोगों से बातें कर रहा होता है कि शॉन्गजुन वैसे डरावना तो लगता है लेकिन उसकी कंपनी बाद में ज्वाइन करने का देखते हैं। अभी रूमी प्यारी ग्योल यानी कि बत्तख को खाना खिला रही होती है और इन लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि वो जो दूसरी हरामी हान ग्योल है वो क्या कर रही होगी, वो अब कहाँ है। लेकिन जो भी हो ये लोग हान ग्योल की शक्ल अब दोबारा नहीं देखना चाहते। लेकिन स्नैपर ये देख के इतने में ही हैरान हो जाता है कि हान ग्योल अपने चैनल पे लाइव आ चुकी है और चढ़ रखी है मोप्पो ब्रिज में और अपनी ऑडियंस को ऐसा दिखा रही है जैसे वो यहाँ से कूद जाएगी, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता है अगर वो ऐसा करेगी तो उसने जो करा है ऑडियंस भूल जाएगी, यानी कि उसको माफ कर देगी और इसकी लाइफ दोबारा से वैसे ही चलने लगेगी जैसी चलती थी। और सच में किसी भी कैटेगरी का यूट्यूब चैनल हो या फिर यूट्यूब चैनल हो वहाँ पे काफी ज्यादा प्यारे लोग भी हमेशा रहते हैं जो कि हान ग्योल को कमेंट में बोल रहे होते हैं नीचे आ जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो इन कमेंट्स को देख के अपने मन में सोच रही होती है अरे वाह, ऑडियंस की सोच को बदलना कितना आसान है। ऊपर से मेरे ऊपर कूड़े की बाल्टी भी फेंक दी थी कुछ लोगों ने, उससे लोगों को मेरे ऊपर और ज्यादा दया आ रही होगी, बहुत बढ़िया। और साथ ही में अपनी ऑडियंस को भी बोल रही होती है मैं आप लोगों की ये नफरत अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बस कैमरे में आप सबको एक आखिरी बार गुड बाय बोलना चाहती थी। आप सबने आज तक जितना मुझे सपोर्ट करा है उस चीज के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख के लोगों के और ज्यादा सिंपैथी भरे कमेंट आ रहे होते हैं
कि आखिर इसने ऐसा भी क्या कर दिया कि इसको ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ रही है। ये तो अभी बहुत ज्यादा जवान है, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। और ये जो कूदने की एक्टिंग कर रही है, ये कमेंट्स देख के मन ही मन खुश हो रही होती है, लेकिन इतने में ही अचानक से एक कमेंट आता है जिसमें लिखा होता है जा कूद जाना। और ये देख के इसको झटका लगता है, आखिर ऐसा कैसे कह सकता है कोई। दूसरी तरफ रूमी भागते हुए इसी जगह पे आ रही होती है इसको बचाने के लिए, लेकिन स्नैपर उसको चिल्ला के बोलता है वो सब नाटक कर रही है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुम मत जाओ, वो एकदम ठीक है, एकदम मस्त है, तुम उसके पीछे मत जाओ। बट रूमी भागते हुए जवाब देती है ऐसा नहीं हो सकता कि वो ठीक है, वो कभी ठीक थी ही नहीं। मुझे नहीं पता कि उसकी परवरिश कैसे हुई है, लेकिन वो समाज से पूरी तरीके से कट चुकी है, उसे अब सही गलत का समझ नहीं आता है, वो जो कुछ भी करती है बिना सोचे समझे कर देती है। और दूसरी तरफ अब तो हान ग्योल को ये कमेंट भर भर के आ रहे होते हैं, अबे कूद जाना। और अब इसे एहसास होता है कि इसकी ऑडियंस सच में चाहती है कि ये निपट जाए, बट फिर भी अपनी ऑडियंस को जवाब देती है सारे ही लोग ऐसे होते हैं, तो तुम मुझे ये क्यों बोल रहे हो? तुम लोग ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुमने कभी कुछ गलत नहीं करा है। स्कूल, ऑफिस, हर जगह तुम लोग एक दूसरे को कुचल के ऊपर बढ़ते हो, किसी की नहीं सोचते, तुम सबके सब ऐसे हो, तो फिर मुझे ही क्यों सब सुनना पड़ रहा है। साथ ही में इसको याद आता है बचपन में ही इसकी माँ गुजर गई थी, जिस वजह से इसकी लाइफ काफी ज्यादा हार्ड रही होगी, इसलिए चिल्लाते हुए कहती है मैंने जो कुछ भी करा बस जीने के लिए करा, तो फिर क्यों तुम लोग मुझे निपटाना चाहते हो। दूसरी तरफ वैंगक ने भी अपनी बहन का ये पागलपना देख लिया होता है, और ये देख के उसकी आत्मा सूख चुकी होती है, वो डर चुका होता है और जा रहा होता है उसी जगह जहाँ उसकी बहन है, लेकिन वो समय पे वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। दूसरी तरफ हान ग्योल अपनी ऑडियंस को मिडिल फिंगर दिखाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं ये कर नहीं सकती। इसके बाद पहले तो अपना मोबाइल छोड़ती है जो सीधा पानी में जाके गिरता है और खुद भी कूद जाती है, और यूट्यूब की पॉलिसी को वायलेट करने के लिए ये वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाती है, यानी कि लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। ऑडियंस हैरान होती है क्या वो कूद चुकी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी एक हरामखोर ऐसा होता है जिसके चेहरे में अब भी स्माइल होती है ये सब कुछ देख के। ये देखने के बाद शोंगजुन खुद से कहता है आखिर मैं क्या करूं, मैं अपनी स्माइल रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा वन पंच टीवी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और लास्ट में बहुत ही जरूरी बात हान ग्योल से रिलेटेड, देखो ऐसे जो लोग होते हैं ये अंदर से बहुत ज्यादा टूटे हुए लोग होते हैं, जो कि किसी के साथ बुरा करने से पहले 2 बार सोचते भी नहीं, क्योंकि इनकी खुद की लाइफ में इनके साथ बहुत बुरा हुआ होता है। लेकिन कोई इंसान जिसकी खुद की लाइफ में बहुत ज्यादा बुरा हुआ होता है उसे ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो किसी और का भी बहुत बुरा कर दे। असल में एक हीरो और विलन समाज में यही से बनते हैं। जो सही लोग होते हैं वो खुद के साथ बुरा होने के बाद ये सोचते हैं कि किसी और के साथ नहीं होने देंगे, और बुरे लोग ये सोचते हैं हमारे साथ हुआ तो सबके साथ होगा। और जो सबके साथ ऐसा करने की सोचते हैं उनको मेंटल पीस कभी नहीं मिल पाता, चाहे वो कितना भी बुरा करके कितना भी पैसा कमा ले। यार इस चीज में मैं चाहे तो लगातार 1 घंटा बोल सकता हूँ, 1 घंटा बात कर सकता हूँ, बट मुझे पता है घंटा किसी को नहीं सुनना ये, इसलिए ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन के घंटे को भी दबा देना।